हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है अनुबंध खंडन। अनुबंध खंडन अगर कोई करता है, कोई अनुबंध में जो उसके प्रोमिसेस उसने किए हुए हैं उन प्रोमिसेस को पूरा नहीं करता है, तो उस केस में जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो पीड़ित पक्ष है, उसको क्या क्या रेमेडीज, क्या क्या उपचार मिलते हैं, क्या क्या उसके पास ऑप्शंस हैं, उसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक मीनिंग हम कवर कर लेते हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, कमिटिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइज द नॉन परफॉर्मेंस। तो जो कमिटिंग ब्रीच मतलब खंडन का मतलब क्या है कि जो पार्टी है उस पार्टी ने जो है वो परफॉर्म नहीं किया है। जो परफॉर्म मतलब कि अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया है। तो पार्टी में कमिट ब्रीच, तो जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो या अनुबंध का खंडन वो इन तरीकों से हो सकता है। व्हेन द पार्टी फेल्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अनुबंध के पक्षकार ने जो है वो निष्पादन करने में असफल हो गया, कि वो जो है वो उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसमें असफल हो गया उसकी परफॉर्मेंस में। सेकंड इज व्हेन द पार्टी डज सम एक्ट वेयर बाय द परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल, यानी कि अनुबंध के पक्षकार ने कोई ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती है। मतलब उसने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से जो है उसको अब परफॉर्म करना असंभव हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। एंड थर्ड वन, when the party intentionally refuses to perform, या फिर उसने जानबूझ के जो है वो परफॉर्म करने से मना कर दिया। तो बेसिकली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक पक्ष ने जो है वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया है, उसको हम कहेंगे कि उसने जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि उसने जो है प्रॉमिस पूरा नहीं किया है। या एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को उसका प्रॉमिस पूरा करने नहीं दे रहा है, तब भी हम कहेंगे कि पहले वाले पर्सन ने जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो खंडन किया है, अनुबंध का खंडन किया। अब ऐसे में क्या है कि जैसे हमने बताया था कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, कि इनकेस की अगर कोई अपनी पार्टी जो है वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करती तो दूसरी पार्टी जो है उसको लॉ के थ्रू एनफोर्स करवा के उससे उसका प्रॉमिस पूरा करवा सकती है। तो अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर कोई पार्टी जो है वो उसकी ड्यूटी बनती थी कि अपने प्रॉमिस को पूरा करे, बट उसकी जो ड्यूटी बनती थी, जो उसका उसमें कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी बनती थी प्रॉमिस को पूरा करने की, बट उसने नहीं किया, तो उस केस में जो है वो दूसरी पार्टी के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं उसको हम बोलते हैं रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध खंडन के उपचार। यानी कि जो पीड़ित पक्ष है उस पीड़ित पक्ष को जो है क्या क्या उपचार, क्या क्या रेमेडीज मिलती हैं। तो रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बारे में हम आज पढ़ लेते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है दैट इज रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है निष्पादन से मुक्ति की। उसके पास एक ऑप्शन है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट को ही छोड़ दें, कि निष्पादन से मुक्ति, रिसिशन कर दिया कि छोड़ दिया कि मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म नहीं करना, कि उसने पहले वाली पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया, उसने अनुबंध का खंडन किया, अब मेरे पास भी ऑप्शन है कि मैं भी अपने प्रॉमिस को पूरा ना करूं। सिंपलेस्ट ऑप्शन, की सबसे आसान सा ऑप्शन क्या है कि उसने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया तो मैं भी अपने उसको प्रॉमिस को पूरा नहीं करूंगा, दैट इज रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये नहीं करना है तो फिर जो है वो सूट ऑफ डैमेजेस, सूट फॉर डैमेजेस, की आप जो है वो केस फाइल कर सकते हैं कि अगर आपको कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान के लिए आप केस फाइल कर सकते हैं कि उसने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया और उसकी वजह से आपको इतना नुकसान उठाना पड़ा है। तो जो नुकसान आपको उठाना पड़ा है उसके लिए आप उसके ऊपर क्लेम फाइल कर सकते हैं। तीसरी बात होगी सूट अपॉन क्वांटम मेरिट की, यानी कि अगर आपने अपना कुछ पार्ट परफॉर्मेंस कर दी है, कुछ हिस्सा जो है अपने अपने प्रॉमिस का पूरा कर दिया, कुछ रहता है, फॉर एग्जांपल कि आपने जो है वो कुछ सामान की जो है वो सेल परचेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप जो है इतने में 10,000 रुपये में दूसरे से स्कूटर खरीदने के लिए तैयार थे। अब वो 10,000 में स्कूटर आपने खरीदना था, आपने जो है वो 5,000 रुपये जो है उसको एज एडवांस दे दिए। 5,000 रुपये भी आपने जो है आपका ने कहा कि जब उसकी स्कूटर की डिलीवरी मिल जाएगी तब मैं 5,000 रुपये दे दूंगा, बट उसने जो है स्कूटर की डिलीवरी देने से मना कर दिया है, या जो है वो उसने उसको बेचने से बाद में मना कर दिया, तो आपने जो है वो 5,000 जो उसको पार्ट पेमेंट किए वो आप उससे रिकवर कर सकते हैं। दैट इज सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, की जितना आपने परफॉर्म किया, जितनी पार्ट परफॉर्मेंस उसमें से की हुई है, जितना भी हिस्सा आपने उसका परफॉर्म किया है उसके बदले में आप उससे कंपनसेशन ले सकते हैं। दैट इज सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। देन सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है निषेधाज्ञा, कि उसको किसी स्पेसिफिक काम को करने से रोकना, कि वो ये काम नहीं करेगा, तो उसके लिए निषेधाज्ञा भी आप कर सकते हैं। कि अगर आपको लग रहा है कि उसने जो है वो प्रॉमिस तोड़ा है और उसको जो है उसको रोकने के लिए जो है वो निषेधाज्ञा की जरूरत है कि उसको उस काम को से रोका जाए करने से, तो उसके लिए इन सूट फॉर इंजंक्शन। थोड़ा डिटेल में हम भी आगे बढ़ेंगे वीडियो में। एंड सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, या फिर जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कि आपको तो लगता है कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉमिस किया गया है उसी प्रॉमिस को पूरा करवाना है, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी जो है उसके ऊपर केस फाइल
कर सकते हैं। सूट का मतलब होता है केस फाइल करना। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, निर्दिष्ट निष्पादन उसको बोलते हैं, कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो आप चाहते हैं वैसा ही आपने जो उसने प्रॉमिस किया था आप उससे वही सेम प्रॉमिस परफॉर्म कराना चाहते हैं, यानी कि आप जो है वो आपका कोई भी फायदा जो है वो डैमेजेस से नहीं मिलेगा या कंपनसेशन से जो है आपका वो कॉन्ट्रैक्ट में जो आपकी जो जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो ऑब्जेक्टिव अगर पूरा नहीं हो पा रहा है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी जो है वो फोर्स किया जा सकता है कि उस पार्टी को, दूसरी पार्टी को, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो जिसने अनुबंध का खंडन किया है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, उसको स्पेसिफिकली उसी टास्क को, उसी काम को परफॉर्म करना पड़े। तो ये जो है कुछ इस तरह के ऑप्शंस जो हैं पार्टीज के पास अवेलेबल रहते हैं कि जिनसे जो है वो, अगर पहली वाली पार्टी ने या एक पार्टी ने, कहने का मतलब कि उसको जो है वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया है, तो दूसरी पार्टी जो है इस तरह के ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकती है। वो डिपेंडिंग कि किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए वो पार्टीज आपस में जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो पीड़ित पक्ष है, कि उसको जो है वो किस तरह से जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट का पूरा हो सकता है या किस तरह से उसको सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। उसके अकॉर्डिंगली वो रेमेडीज जो है वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा अब हम डिटेल में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास था रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मतलब है निष्पादन से मुक्ति, कि उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस से मुक्ति मिल जाती है। तो रिसिशन मींस अ राइट नॉट टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन, की इसका मतलब क्या है कि अपने जो प्रॉमिस था, जो ऑब्लिगेशन थी, जो उसकी ड्यूटी बनती थी, उस ड्यूटी को, उस प्रॉमिस को अब उसको पूरा करने की जरूरत नहीं है। दैट इज रिसिशन, कि उसके पास एक राइट है जिसकी वजह से उसको जो है वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरी वाली पार्टी ने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया है, तो हमारे पास भी ऑप्शन है कि हम अपने प्रॉमिस को पूरा करने से मना कर दें, क्योंकि उसने नहीं किया तो हम भी नहीं कर रहे हैं, तो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। तो इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द एग्रीव्ड पार्टी, पीड़ित पक्ष, इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम ऑल द ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फॉर द डैमेज व्हिच he has sustained because of non performance of the contract। तो उसके पास एक ऑप्शन है, कि सिंपल सा ऑप्शन है कि जो है वो एग्रीव्ड पार्टी, जो पीड़ित पक्ष है, जो कॉन्ट्रैक्ट में उसकी ऑब्लिगेशंस बनती हैं, जो उसकी ड्यूटीज बनती हैं, उन ऑब्लिगेशंस को वो पूरा ना करें, और साथ ही साथ क्या है कि जो उसको जो भी उसका नुकसान हुआ है, जो भी उसको नुकसान उठाना पड़ा है, उस नुकसान की वो क्षतिपूर्ति जो है वो दूसरी पार्टी से ले सकता है। दैट इज रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन सेकंड है सूट फॉर डैमेजेस। सूट फॉर डैमेजेस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आता है, लेंथी पॉइंट भी आता है, कि सूट फॉर डैमेजेस की जो उसको नुकसान हुए हैं, उस नुकसान के लिए जो है वो क्लेम फाइल कर सकता है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि इसके लिए कई बार अलग से भी क्वेश्चन आते हैं कि सूट फॉर डैमेजेस में जो है वो क्या मतलब है, इससे कैसे जो है आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या इसके ऑप्शंस हैं, क्या इसका मीनिंग है, और किस किस तरह के जो है वो डैमेजेस जो है वो एक पार्टी दूसरी पार्टी से क्लेम कर सकती है, कि किस किस तरह की जो है वो डैमेजेस यानी कि क्षतिपूर्ति के लिए जो है वो कौन कौन से केस फाइल किए जा सकते हैं, क्या किस किस तरह की क्षतिपूर्ति को वो रिकवर कर सकता है। तो डैमेजेस आर मॉनेटरी कंपनसेशन अलाउड फॉर लॉस सफर्ड बाय एग्रीव्ड पार्टी ड्यू टू ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कि अनुबंध खंडन की वजह से जो एग्रीव्ड पार्टी को, यानी कि पीड़ित पक्ष को जो नुकसान हुआ है, अनुबंध खंडन की वजह से पीड़ित पक्ष को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए जो है वो एक मॉनेटरी कंपनसेशन की मौद्रिक टर्म्स में, पैसे की टर्म्स में जो है उसको वो कंपनसेशन जो है वो मिल जाती है। दैट इज नोन एज सूट फॉर डैमेजेस, की वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। और ये जो असेसमेंट है, इसके लिए जो है वो सेक्शन 73 में जो है वो डिफाइन किया गया है कि किस तरह से जो है वो डैमेजेस की कैलकुलेशन की जाती है, किस तरह से जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा कि कितनी अमाउंट या कैसे जो है वो डैमेजेस जो है वो कैलकुलेट किए जाने वाले हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट आ जाता है कि such damages which naturally arose in the usual course of things from such breach, कि यूजुअल कोर्स ऑफ एक्शन की नॉर्मल जो है वो जो उसका नुकसान उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ है, उसके लिए जो है उसको डायरेक्ट बेनिफिट मतलब डायरेक्ट जो है उसके लिए कंपनसेशन के लिए वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। नो कंपनसेशन इज to be given generally for any remote or indirect loss sustained by reason of breach, कि इसमें जो है वो कोई भी indirect loss, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर डायरेक्ट लॉस की डायरेक्टली, कि आपको जो है वो मान लो उसने 100 रुपए में कोई सामान बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, बट अब उसने जो है वो उसको सामान बेचने से मना कर दिया, और अब मार्केट में आपको वो सामान 100 रुपए की जगह 120 रुपए का मिल रहा है, तो यानी कि 20 रुपए जो है वो आपके डायरेक्ट लॉस की बात आ रही है। तो डायरेक्ट लॉस वो 20 रुपीज जो है आप उससे कंपनसेशन, उससे डैमेजेस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। एंड दे
आर नोन एज ऑर्डिनरी डैमेजेस। और रिमोट और इनडायरेक्ट की उसकी वजह से इनडायरेक्टली अगर आपको कोई और नुकसान उठाना पड़ा है तो वो इनडायरेक्ट डैमेजेस आते हैं, बट वो ऑर्डिनरी डैमेजेस के अंदर क्लेम कवर नहीं होते। एंड सच डैमेजेस विच द पार्टीज न्यू व्हेन दे एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एज लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नोन एज स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस जिनके बारे में जो है वो पार्टीज को, दोनों पार्टीज को, किसको, दोनों पार्टीज को, जो पार्टीज जिन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें दोनों पार्टीज को उस नुकसान के बारे में पता है, तो उसको जो है हम बोलते हैं स्पेशल डैमेजेस। उसको क्या कहा जाएगा, स्पेशल डैमेजेस कहा जाएगा। उन स्पेशल डैमेजेस के लिए जो है विशेष क्षति जो उसको हुई है उस विशेष क्षति को वो रिकवर कर सकता है, बट उसके लिए कंडीशन ये रहती है कि दोनों पार्टीज को उस नुकसान के बारे में पता होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज इन एस्टिमेटिंग द लॉस और डैमेज कॉज्ड टू अ पार्टी बाय ब्रीच, द मीन्स विच existed of remedying the inconvenience caused by the breach must also be taken into account. That means duty to mitigate the damage suffered। यानी कि इसमें क्या कहने का मतलब है कि जो पार्टी, जो पीड़ित पक्ष है, उस की कोशिश होनी चाहिए कि उसकी ड्यूटी है कि वो जो उसको जो नुकसान हो रहा है उसको वो कम करने की कोशिश करे, कि उसको ऐसा ना करे कि नुकसान को बढ़ाता चला जाए कि जितना भी नुकसान होगा मैं दूसरी पार्टी से रिकवर कर लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो उसकी अपनी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को कम करने की कोशिश करे, क्योंकि जितना एक रीजनेबल अमाउंट उसको नुकसान की हुई है वो ही रीजनेबल अमाउंट ही उसको जो है वो मिलेगी वापस, उसी के लिए वो केस फाइल कर सकता है। बट अगर उसके पास ऑप्शंस हैं अपने उस नुकसान को कम करने के लिए, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि उन नुकसानों को कम करे। तो वो भी चेक किया जाएगा कि उसके पास कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल थी जिससे वो अपने इनकन्वीनियंस को, अपने नुकसान को कम कर सकता था, जो कि उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उठाना पड़ा है। तो उसको बोलते हैं ड्यूटी टू मिटिगेट द डैमेजेस सफर्ड, यानी कि जो उसको नुकसान उठाने पड़े हैं उस नुकसान की जो है वो को रिकवर कर सकता है, बट उसके लिए उसकी ड्यूटी बनती है कि उस नुकसान को वो कोशिश करे कि कम कर ले। जैसे उसका अपना नुकसान हो रहा होता था उस केस में जिस तरह से वो डील करता अपनी नुकसान को कम करने के लिए, वैसे ही उसको डील करना है। तो दैट मीन्स कि जो एग्रीव्ड पार्टी है उसकी ड्यूटी है कि वो डैमेजेस को कम करे। तो यहाँ पे जो है वो असेसमेंट के लिए 3 प्रिंसिपल्स बताए हैं सेक्शन में, कि ऑर्डिनरी डैमेज जो डायरेक्टली उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुए हैं, दूसरा स्पेशल डैमेजेस जिसके बारे में दोनों पार्टीज को पता था और उसके लिए वो कंपनसेशन फाइल कर सकते हैं। देन थर्ड वन की जो एग्रीव्ड पार्टी है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जो भी उसको नुकसान हुआ है उस नुकसान को कम करने की कोशिश करे, उसके बाद जो भी ऑप्शन है उन ऑप्शन से जो है वो उसको नुकसान को कम करे। देन ये जो डैमेजेस हैं इनको हम आगे फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं काइंड्स ऑफ डैमेजेस। तो कौन कौन से डैमेजेस हैं, तो फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी और जनरल और कंपनसेटरी डैमेजेस। तो ऑर्डिनरी या जनरल या कंपनसेटरी डैमेजेस जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको कि वो जो है डायरेक्टली, दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द कॉन्ट्रैक्ट, कि उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो है वो जो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जो नुकसान हुए हैं वही नुकसान जो है यहाँ पर रिकवर किए जा सकते हैं जो डायरेक्टली उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल कि ए ने जो है वो बी को कहा है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो इतना पैसा जो है उसको किसी एक निश्चित दिन पर, स्पेसिफाइड डे पर जो है वो पे कर देगा। एक पर्सन ने, ए ने जो है वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए जो है वो इतनी अमाउंट इस दिन जो है वो बी को पे कर देगा, और ए जो है वो उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया, और प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया तो बी जो है जो भी उसके ड्यूज बनते थे या कहीं पे उसकी जो ड्यूटीज बनती थी पे करने की, वो उस अमाउंट के ना मिलने की वजह से जो ए ने प्रॉमिस किया था तो बी जो है वो पे नहीं कर पाया आगे, और जिसकी वजह से जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब वो अपने टाइम से डेट नहीं पे कर पाया जिससे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बट यहां पर क्या है कि उसकी जो पूरी तरह से बर्बादी हुई है उसके लिए ए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ए सिर्फ उस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो उसने अमाउंट प्रॉमिस की थी वो अमाउंट पे कर दे, साथ में जो है वो ऑर्डिनरी डैमेजेस यानी कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट बनता है सिर्फ उसी को वो पे करने के लिए लायबल है। बट उसको जो उसका वो पूरा का पूरा बिजनेस डूब गया या पूरी तरह से जो उसका नुकसान हो गया उसके लिए ए की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो दैट मीन्स कि जो नुकसान डायरेक्टली उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसी डैमेजेस के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। तो कोई भी रिमोट या इनडायरेक्ट लॉसेस जो है वो यहां पर क्लेम नहीं किए जा सकते। एंड सेकंड वन इज स्पेशल डैमेजेस। तो स्पेशल डैमेजेस क्या है कि जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में जो है वो अराइज होते हैं और अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो है वो अराइज हो रहे हैं।
बट उसके बारे में क्या है कि यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया आपको कि उसमें एक कंडीशन रहती है कि जो स्पेशल डैमेजेस हैं उसके बारे में जो है वो दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए कि जो पार्टी है जिसको नुकसान होने वाला है उस पार्टी ने जो है वो दूसरी पार्टी को बता दिया है कि मुझे जो है अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो उसकी वजह से ये नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इन केस कि अगर उसको वो नुकसान उठाना पड़ता है तो वो उसकी कंपनसेशन ले सकता है एंड दैट इज नोन एज स्पेशल डैमेजेस। फॉर एग्जांपल कि बी ने जो है वो ए ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि उसको जो है वो 1000 टन ऑफ आयरन जो है वो 100 रुपीज पर टन के हिसाब से बेचे जाएंगे और एक स्पेसिफाइड डेट पर स्पेसिफाइड टाइम पर जो है वो बेचे जाएंगे स्पेसिफाइड प्लेस पर। और उसने बता दिया कि मैं ये जो सामान आपसे खरीद रहा हूं उस सामान को मैंने सी को जो है वो आगे 1000 टन सामान जो है वो आगे उसको बेचना है और उसको जो है वो 120 रुपीज के हिसाब से मैंने आगे बेचना। अब इन केस क्या हुआ कि उसको जो है वो जो 100 टन जो 1000 टन उसने जो है वो खरीदने थे 100 रुपीज के हिसाब से, अब वो उसको डिलीवर नहीं हो पाए टाइम से और उसने जो है बता दिया था कि अगर ये आप डिलीवर नहीं करेंगे तो मुझे जो है मतलब मुझे जो है ये आगे 120 रुपए टन के हिसाब से बेचना है सामान को और अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे वो 20 रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जो 20 रुपए का नुकसान उसको हुआ है दैट इज नोन एज स्पेशल डैमेजेस। तो वो स्पेशल डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है बशर्ते उसने ये बात पहले से जो है वो दूसरी पार्टी को बता दी थी कि मैंने ये सामान आपसे जो खरीदना है आगे जो है मैंने इसको इस रेट पर सेल आउट करना है तो उसकी वजह से मुझे इतना प्रॉफिट होने वाला है। तो बट वो प्रॉफिट नहीं हो पाया क्योंकि उसको सामान की डिलीवरी नहीं मिली तो उसके लिए जो है वो स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकता है। देन एग्जेम्पलरी, प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेजेस, तो ये जो है हमारे इनको दंडात्मक क्षति बोलते हैं। दंडात्मक क्षति की किसी को दंड देने के लिए किसी को पनिश करने के लिए जो है ये प्यूनिटिव की पनिश करने के लिए किसी को दंड देने के लिए या एग्जाम्पलरी की एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए दृष्टांतिक जिसको हम बोलते हैं कि एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये डैमेजेस लगाए जाते हैं या इसके लिए जो है वो एग्रीव्ड पार्टी जो है वो क्लेम फाइल कर सकती है। तो ये जो है बेसिकली दो इसमें केसेस हैं। नॉर्मली तो ये एग्जाम्पलरी या प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेजेस या दंडात्मक डैमेजेस या क्षति के लिए जो है वो क्लेम फाइल नहीं कर सकते हैं आप। सिर्फ आपको ऑर्डिनरी डैमेजेस या स्पेशल डैमेजेस के लिए राइट मिला होता है बट फिर भी जो है वो इसमें कुछ केसेस हैं जहां पर जो है ये रूल की एक्सेप्शन आती है कि वहां पर जो है वो विंडिक्टिव डैमेजेस दंडात्मक प्रकृति के या किसी को पनिश करने के लिए जो वो डैमेजेस चार्ज किए जा सकते हैं। उसमें दो केसेस आते हैं, एक तो ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी और दूसरा आता है डिसऑनर ऑफ अ चेक बाय अ बैंकर व्हेन देयर आर सफिशिएंट फंड्स टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर। तो पहला है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द मैरी की यानी कि शादी करने का जो अनुबंध आपने किसी के साथ किया हुआ है, प्रॉमिस किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट को आप पूरा करने से मना कर देते हैं। तो क्या होता है कि बेसिकली कि कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी में क्या है कि लोगों की फीलिंग्स उसमें एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं, फीलिंग्स जुड़ जाती हैं और वो जो फीलिंग्स उसको हर्ट हो रही हैं कि किसी ने उसको जो अपने प्रॉमिस को पूरा करने से मना कर दिया, पहले प्रॉमिस कर दिया कि शादी करने के लिए तैयार है बट बाद में शादी करने से मना कर दिया, तो उसकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं उस बात को इतना कंसिडर करते हैं, बट बहुत सारे लोग जो है उसको बहुत डीपली जो है वो ले लेते हैं और उनके जो है माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। तो उस केस में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी कि अगर जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके बाद अगर आप मना कर देते हैं उसको शादी करने से, तो उसके लिए जो है वो विंडिक्टिव डैमेजेस, प्यूनिटिव डैमेजेस जो है वो एग्जाम्पलरी डैमेजेस उसके ऊपर चार्ज किए जा सकते हैं, उसके लिए आप क्लेम फाइल कर सकते हैं। और दूसरा मैंने बताया डिसऑनर ऑफ अ चेक बाय अ बैंकर व्हेन देयर आर सफिशिएंट फंड्स टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होते हुए भी अगर बैंक जो है वो मना कर देता है किसी चेक की पेमेंट करने से, यानी कि चेक को डिसऑनर कर देता है, उसका अनादरण कर देता है, चेक को पे नहीं करता है और जबकि उस पार्टी के जिसका पार्टी का जो है उन्होंने चेक जो है डिसऑनर किया है उसके खाते में सफिशिएंट बैलेंस थे, तो वो पार्टी जो है वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकती है। और यहां पर एक रूल अप्लाई होता है, द स्मॉलर द चेक द ग्रेटर द डैमेजेस, यानी कि जितनी कम अमाउंट का चेक जो है वो डिसऑनर किया जाएगा उतनी ज्यादा जो है वो डैमेजेस उनसे क्लेम
किए जा सकते हैं। तो कम अमाउंट के चेक के लिए ज़्यादा डैमेजेस। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि रीज़न क्या होता है। आप मान लो जी बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छी उसकी रेपुटेशन है, बहुत अच्छी गुडविल उसकी मार्केट में है और सफिशिएंट बैलेंस उसने जो है वो बैंक में मेंटेन किया हुआ है और उसने जो है वो उसके जो है वो करोड़ और अरब्स में जो है उसका करोड़ में जो है उसका बैंक बैलेंस अवेलेबल है और उसने जो है वो किसी को 100 रुपीज़ का चेक जो है वो इशू कर दिया। अब 100 रुपीज़ का चेक इशू कर दिया और वो इतनी अच्छी गुडविल की कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है और बैंक में भी उसका जो है वो करोड़ ऑफ रुपीज़ जो है बैलेंस बढ़ा हुआ है और बैंक जो है वो उसको डिसऑनर कर देता है कि इसके खाते में जो है वो बैलेंस नहीं है। अब आप सोचिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है और अगर उसका 100 रुपये का चेक इस वजह से डिसऑनर हो जाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के खाते में 100 रुपये भी नहीं है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल के ऊपर कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर इसीलिए रूल अप्लाई होता है कि अगर कम अमाउंट का मतलब जितनी कम अमाउंट होगी उस चेक की उतना ही ज्यादा डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हैं, यानी कि उसकी उतनी गुडविल खराब हो रही है कि ये कंपनी तो 100 रुपये भी जो है वो पे नहीं कर सकती। इन केस कि आपका करोड़ 1 करोड़ का 10 करोड़ का 100 करोड़ का चेक जो है वो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, तो दैट मीन्स कि आपने आपके अकाउंट में उस टाइम पे हो सकता है कि उतनी 100 करोड़ की या 10 करोड़ की या 1 करोड़ का जो है बैलेंस आपके पास मेंटेन नहीं था। बट अगर इतने करोड़पति होने के बावजूद भी अगर आपके खाते में 100 रुपए का बैलेंस भी नहीं है तो गुडविल जो है वो खराब हो जाती है। तो इसलिए जो है वो वहां पर उनके लिए जो है वो प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेजेस का ऑप्शन जो है वो रहता है। तो इनको बोलते हैं एग्जाम्पलरी, प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेजेस। नॉर्मली वो अवेलेबल नहीं है बट एक्सेप्शंस हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी और डिसऑनर ऑफ अ चेक, उस केस में जो है ये विंडिक्टिव डैमेजेस एग्रीव्ड पार्टी क्लेम कर सकती है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली कि जो डिसऑनर ऑफ चेक वो तभी इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है कि जब खाते में सफिशिएंट बैलेंस है बट उस बैलेंस के होने के बावजूद भी जो है वो बैंक जो है वो उसके चेक को डिसऑनर कर देता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस का मतलब है नाम मात्र के लिए, नाम मात्र के लिए, बिल्कुल ही नाम मात्र के लिए, मतलब उसमें कोई फायदा नुकसान नहीं होने वाला किसी का, बट बस नाम मात्र के लिए जो है वो आपने जो है वो एक कहने के लिए सिर्फ उसको जो है वो क्षतिपूर्ति के लिए जो है आप क्लेम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपका जो है वो जो है वो लैक्स ऑफ रुपीस का जो है वो गुड्स की डिलीवरी होनी है बट मार्केट में जो है वो प्राइसेस में जो है वो फ्लक्चुएशन जो है वो कुछ पैसास की फ्लक्चुएशन हुई और अल्टीमेटली उसमें कुछ 2 या 5 रुपए का जो है वो डिफरेंस रह गया। तो वो 2-5 रुपए का जो डिफरेंस है अगर उसके लिए कंपनसेशन फाइल की जा रही है दैट इज नॉमिनल डैमेज, इसकी नाम मात्र के लिए कि जो एग्रीव्ड पार्टी है मतलब उसको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ा है बट फिर भी जो 2-5 रुपए का नुकसान हुआ है उसको नाम मात्र की भरपाई के लिए जो है उसके लिए डैमेजेस के लिए वो क्लेम कर सकते हैं। देन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी के बारे में क्या है कि जो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं उनको हम निस्तीर्ण क्षतिपूर्ति बोल देते हैं, निस्तीर्ण क्षतिपूर्ति, एंड पेनल्टी का मतलब है दंड, पेनल्टी का मतलब है दंड। तो जो लिक्विडेटेड डैमेजेस है या निस्तीर्ण क्षतिपूर्ति है उसके बारे में क्या है कि जो संभावित जो हानि होने वाली है, प्रोबेबल जो लॉस है, उस लॉस के बारे में इन एडवांस उन पार्टीज को पता होता है कि जो एक्चुअल में जो नुकसान होने वाला है उसके बारे में उन्होंने पहले से एस्टिमेट लगाया हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको स्पेशल डैमेजेस के केस में बताया था तो उसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस कि उन्होंने पहले से ही एस्टिमेट लगाया हुआ है और उस एस्टिमेट के लिए जो है उन्होंने पहले से कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन किया हुआ है कि अगर जो है वो प्रॉमिस को पूरा नहीं किया जाएगा तो उतनी कंपनसेशन जो है वो दूसरी पार्टी को देनी पड़ेगी। एंड पेनल्टी का मतलब है कि जो वास्तविक हानि है, जो रियल लॉस है, जो इसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस है कि उसको उतना नुकसान होगा संभावित तौर पर कि प्रोबेबली इतना लॉस उसको उठाना पड़ेगा। बट जो पेनल्टी की बात आ रही है, जो दंड की बात आ रही है, यहाँ पर जो पेनल्टी की बात आ रही है, दंड की बात है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो वास्तविक हानि है, जो उसका एक्चुअल लॉस है, उससे बहुत ज्यादा अमाउंट जो है उसके ऊपर लगा दी जाती है। एंड दिस इज कि वो जो है अनुचित होती है कि इम्प्रॉपर है, उसको हम बोलते हैं पेनल्टी की बहुत ही ज्यादा। और ये जो लिक्विडेटेड डैमेजेस है वो उचित तौर पर जितनी भी उसकी वास्तविक हानि है उसको ध्यान में रखते हुए लगाई जाती है और पेनल्टी जो है वो अनुचित तौर पर जो है उसको लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल कि आपने कहा कि जो है ए ने बी को जो है वो 1000 रुपए जो है वो उधार में दे दिए और उसको कहा कि 3 महीने बाद आप अगर मुझे 1000 रुपए नहीं दोगे तो इस 1000 रुपए के 3 महीने बाद आपको 3000 रुपए देने पड़ेंगे। तो 1000 रुपए के आप जो है वो 1000 रुपए के ऊपर जो है वो 10% 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं बट उसको जो है वो ट्रिपल
3 गुना या ट्रिपल टाइम्स जो है उससे आप रिकवरी नहीं कर सकते। तो अगर वो 3 गुना आप उससे ले रहे हैं तो वो जो है वो दंड की फॉर्म में आता है। और अगर आप कहते हैं कि अगर आपने जो वो 1000 रुपये वापस नहीं किए तो उसके बदले में आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे, मेरा जो नुकसान होगा या जो इंटरेस्ट उसके ऊपर बनता है तो वो 1000 के 1200 रुपये आप ले सकते हैं। और फिर उस केस में क्या होता है कि कोर्ट डिसाइड करती है कि इसमें जो है वो लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के बीच में बैलेंस बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो लिख दिया कि 1000 रुपये के वो 3000 रुपये देने हैं तो कोर्ट के थ्रू जो है आप वो 3000 रुपये रिकवर कर सकते हैं। तो कोर्ट डिसाइड करेगा, देखेगा कि वो रीजनेबल अमाउंट होनी चाहिए, रीजनेबल डैमेजेस जो आपके बनते हैं वो रीजनेबल डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हैं, उतनी ही अमाउंट आप जो है उसमें से वापस ले सकते हैं। तो वो लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। बट इसमें साथ में ये बात भी ध्यान में रखने वाली है, अगर कोर्ट चाहे तो 3000 की जगह जो है वो कम भी कर सकते हैं कि आप जो है वो 1000 की जगह आप उससे 1400 रिकवर कर सकते हैं, 3000 रिकवर नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट एक्सीड कर रही है। तो इन केस की अगर आपने जो है वो इस तरह से हो सकता है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपने जो है वो लिक्विडेटेड डैमेजेस या पेनल्टी के लिए आपने डिसाइड किया हुआ है कि जो है आपको 1000 रुपये आपने उधार दिए और आप कह रहे हैं कि 1000 के आपको मुझे जो है वो अगर नहीं देंगे तो मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा और उसके लिए जो है आपको मुझे 1400 रुपये पे करने हैं, 1400 पे करने। अब वो 1400 उसने पे करने हैं, 1400 पे करने हैं इंस्टेड ऑफ 1000 अगर वो जो है वो टाइमली उसकी पेमेंट नहीं करता। बट एक्चुअल में अगर उसको लॉस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 200 का होता है तो वो सिर्फ उससे जो है वो 1200 ही रिकवर कर पाएगा, 1400 नहीं। यानी कि अगर जो है वो आपने जो लिमिट रखी हुई थी लिक्विडेटेड डैमेजेस की या पेनल्टी की, उससे कम अगर नुकसान होता है पार्टी का तो वो कम ही जो है वो उसकी भरपाई की जा सकती है, उससे ज्यादा उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी की ये दोनों चीजें हैं क्या और इनके बीच में डिफरेंस क्या है और किस तरह से जो है वो कोर्ट्स जो है वो डिसाइड करती हैं। देन स्टिपुलेशन फॉर इंटरेस्ट यानी कि हम जो है वो एज अ पेनल्टी एज अ डैमेज जो है उसमें एक कंडीशन जो है वो इंटरेस्ट रेट की भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के बारे में बताया, सेम इसी तरह से जो है वो स्टिपुलेशन फॉर इंटरेस्ट में भी जो है ये चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं कि इन केस की अगर वो रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो भी आपने कंडीशन लगाई है कि आपने कहा कि इस पे जो है वो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट इस उधार, मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को जो है वो उधार दिया कि इस पे जो है वो इतने परसेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना है। और अगर आप इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 10 to 12% जो है वो 10% 12% जो है वो नॉर्मल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपने चार्ज कर दिया। अब नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने चार्ज कर दिया तो उसके बाद अगर उसमें कोई नुकसान होता है कि अगर हमने टाइमली पेमेंट नहीं की तो जो है वो 10-12% की जगह मैं आपसे 80% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो 80% जो है वो एक रीजनेबल अमाउंट नहीं है। तो उसमें क्या है कि आप सिर्फ एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही उससे चार्ज कर सकते हैं, बट आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि इनकेस अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो 12% की जगह आपसे 18% चार्ज किया जाएगा। तो एक रीजनेबल परसेंटेज उसमें वो स्टिपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट उसमें चार्ज की जा सकती है। और इन केस की वो अनुचित तौर पर जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई लगा दी गई है अगर उस इंटरेस्ट की कंडीशन, तो उसके लिए केस में फिर कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी कि जितने के लिए भी आप एंटाइटल्ड हैं, जितनी भी रीजनेबल अमाउंट बनती है या जितना भी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, सिर्फ आप उतना ही उससे रिकवर कर सकते हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक प्रोविजन रहता है अर्नेस्ट मनी का। अर्नेस्ट मनी क्या होती है कि जिसको आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो उसमें आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ता है कि इन केस की अगर जो है वो पार्टी अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करती तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट उसका जो है वो जब्त किया जा सकता है, फॉरफिट किया जा सकता है, उसको अर्नेस्ट मनी बोलते हैं। तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है। तो वो भी अगर जो है उसमें क्या है कि अगर आपने जो है वो कोई किसी को जो है वो 1 करोड़ रुपए का कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आपको जो है बिल्डिंग बनानी है और एक उसमें जो है वो आपका 1 करोड़ का आपने को जो है वो बिल्डिंग बना के तैयार करनी है, बट आप उससे जिसको आपने 1 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट दिया है उससे आप कुछ सिक्योरिटी जो है वो अपने पास रख लेते हैं कि आप कहते हैं कि ये 10 लाख रुपीस आपको जो एज सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारे पास जमा कराना पड़ेगा। इन केस कि आपने जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट या अपना प्रॉमिस जो है वो पूरा नहीं किया, बिल्डिंग हमारी कंप्लीट नहीं की, तो उसके लिए फिर आपको 10 लाख रुपीस जो है वो हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ेगा। तो वो जो 10 लाख रुपीस का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा है दैट इज नोन एज अर्नेस्ट मनी। और अगर वो पार्टी जो है जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था उस बिल्डिंग को बनाने का, अगर वो बिल्डिंग को पूरा नहीं करती है तो उसकी जो अमाउंट है वो 10 लाख रुपीस उसकी फॉरफिट की जा सकती है। ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो कितनी रीजनेबल अमाउंट है, तो वो रीजनेबल अमाउंट उसकी फॉरफिट की जा सकती है। देन हमारे पास आ जाता है इसके बाद सेकंड पॉइंट हो गया हमारा जिसमें हमने डैमेजेस के बारे में कर लिया। और अब थर्ड जो पॉइंट है दैट इज सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। सूट अपॉन क्वांटम
मेरिट। सूट अपॉन क्वांटम मेरिट का मतलब है कि उचित पारिश्रमिक का अधिकार या अर्जित परिणाम की, यानी कि अर्जित परिमाण कि जितना आपने काम किया है उसके बदले में आप उतनी कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, कि जितना आपने कर दिया है उसके लिए आप उतनी कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। द टर्म क्वांटम मेरिट मीन्स एज मच एज मेरिटेड और एज मच एज अर्नड, कि मतलब जितना हमने काम कर दिया है उसके अकॉर्डिंगली जितना भी बनता है, ड्यू हमारा बनता है, उतना हम क्लेम कर सकते हैं। अ राइट टू sue upon quantum merit usually arises where after part performance of the contract by one party there is breach of contract or the contract is discovered void or becomes void। कि क्वांटम मेरिट में क्या है कि आप जो है अगर आपने पार्ट परफॉर्मेंस मतलब कुछ हिस्सा आपने उसका परफॉर्म कर दिया है, एक पार्टी ने जो है कुछ हिस्सा परफॉर्म कर दिया है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद की वजह से जो है कॉन्ट्रैक्ट अब आगे पूरा नहीं हो सकता है, तो उस केस में कि जितना हिस्सा उसका पूरा हो चुका है उतने हिस्से के लिए जो है आप रिकवर कर सकते हैं। जितनी जो है उसमें से आपने उसको हिस्से को पूरा कर दिया है उतने हिस्से के लिए आप जो है उसमें क्लेम फाइल कर सकते हैं। दैट इज सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। तो क्वांटम मेरिट का मतलब कि जितना आपने काम किया है उसके लिए आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें के कुछ आगे फर्दर पॉइंट्स हैं कि सूट अपॉन क्वांटम मेरिट क्या है, कैसे इसमें आप क्लेम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे इसमें थोड़ा सा हम कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि ए ने जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आपने जो है वो मेरे लिए जो है 3 स्टोरी 3 मंजिला मकान बनाना है, तो उसने जो है वो बी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 3 मंजिला मकान बनाने के लिए। अब 3 मंजिला मकान बनाने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, बट जैसे ही 1 मंजिल पूरी हुई ए ने बी को मना कर दिया कि आपने आगे काम नहीं करना, तो उसने उसको प्रॉमिस को पूरा करने से रोक दिया, उसको परफॉर्म करने से रोक दिया, जिसकी वजह से बी अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो अब क्या है कि उसने एक मंजिल तो उसकी बना के तैयार कर दी, तो अगर उसने एक मंजिल बना के तैयार कर दिया तो एक मंजिल को बनाने के लिए जो भी उसका कंपनसेशन बनती है, जो भी उसका खर्चा या अमाउंट बनती है, वो अमाउंट उससे क्लेम की जा सकती है। दैट इज सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, कि जितना आपने परफॉर्म कर दिया है, बेशक आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 मंजिल का था बट 3 में से 1 मंजिल पूरी हो चुकी है, तो 1 मंजिल के लिए जो है वो कंपनसेशन फाइल कर सकता है, कंपनसेशन के लिए क्लेम फाइल कर सकता है, सूट कर सकता है, केस फाइल कर सकता है और उतनी वो रिकवर कर सकता है। दैट इज सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, कि जितना आपने परफॉर्म किया है उसके लिए आप कंपनसेशन ले सकते हैं। द एग्रीव्ड पार्टी में फाइल सूट अपॉन क्वांटम मेरिट and may claim payment in proportion to the work done or goods supplied इन द फॉलोइंग केसेस, की जो भी उसकी कंपनसेशन बनती है, जितनी भी उसने पार्ट परफॉर्मेंस की है उसके लिए, पार्ट परफॉर्मेंस के लिए जितना भी उसने काम किया है, जितने भी गुड्स सप्लाई किए हैं या परफॉर्मेंस दी है, उसके लिए वो क्लेम फाइल कर सकता है। तो इसमें क्या है कि इन केस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड, कि ये इसमें क्या है कि अगर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है या एग्रीमेंट है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, तो या फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था बट जिस टाइम को किया गया था वो वैलिड था, बट इन केस की कोई ऐसी चेंजेस हुए जिसकी वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाता है, तो उस केस में भी जो है आप कंपनसेशन फाइल कर सकते हैं क्वांटम मेरिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि ए ने जो है वो बी को कहा है कि आप जो है वो सी से शादी कर लो और उसके बदले में मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। ए ने बी को कहा कि सी से शादी कर लो और उसके बदले में 1000 रुपये दिए जाएंगे। सी जो है वो ए की डॉटर है और जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उस टाइम पे जो है वो सी जो है वो डेड होगी यानी कि मर गई। अब सी जो मर गई है तो उसके साथ शादी नहीं हो सकती, दैट मीन्स जो वो एग्रीमेंट है दैट बिकम्स वॉइड। बट फिर भी जो है वो ए बी को 1000 रुपीज पे करने के लिए लायबल है, यानी कि बी जो है वो 1000 रुपीज के लिए क्लेम फाइल कर सकता है। तो ये है कि इन केस की जो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाता है, तो उस केस में भी जो है वो कंपनसेशन फाइल की जा सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो फॉर एग्जांपल कि ए ने जो है वो बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आपने मेरे घर को जो है वो रिपेयर करना है और पीस रेट पर, कि यानी कि जो भी काम किया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट की जाएगी। अब वो उसने जो है वो काम करने के लिए शुरू कर दिया, बट क्या हुआ कि किसी भी रीजन से कह लो, या भूकंप से या बिजली के गिरने से, लाइटनिंग की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से उसका घर जो है वो डैमेज हो गया, खत्म हो गया। अब वो घर खत्म हो गया यानी कि जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो ही सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड। अब उसको परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, बट उसने जितना भी पार्ट परफॉर्मेंस की हुई थी, जितना भी पीस रेट के अकॉर्डिंगली उसने उसमें डेकोरेशन का काम किया हुआ था, रिपेयरिंग का काम किया हुआ था, उसके लिए वो कंपनसेशन फाइल कर सकता है। देन इन केस ऑफ नॉन ग्रेशियस एक्ट, नॉन ग्रेशियस एक्ट का मतलब कि जिसमें जो है उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि उसको जो है
फ्री में काम करना है। ग्रेशियस का मतलब होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो किसी के लिए कोई सर्विसेज देना, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको वो सर्विसेज देने की कोई इच्छा नहीं थी, और फिर भी जो है वो दूसरी पार्टी ने जो है उस काम का, उस एक्ट का या उस परफॉर्मेंस का कोई फायदा उठाया है, उसको एंजॉय किया है, तो उस केस में जो है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। मतलब उसने किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी को कोई सामान जो है वो गलती से डिलीवर कर दिया है या किसी के लिए कोई काम कर दिया है, और उसकी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि उसने वो काम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करना था, तो दूसरी पार्टी अगर उस बेनिफिट को एंजॉय कर लेती है तो उसके बदले में जो है वो पहली वाली पार्टी दूसरी वाली पार्टी से जो है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। तो फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने बताया था, आपको पहले भी बताया था ये वाला एग्जांपल, कि जो है मान लो कोई लेडी जा रही थी, उसके पास बैग्स थे, सामान था, और एक रिक्शा वाला वहाँ से जा रहा था, तो रिक्शा वाले ने उसको ऑफर किया कि आपको मैं जहाँ पे जाना है वो छोड़ देता हूँ। तो रिक्शा में जो है वो लेडी बैठ गई, और लेडी बैठ गई तो उसने जो है वो वहाँ से अपने डेस्टिनेशन पर उसको रिक्शा वाले ने छोड़ दिया, उतर गई। तो उसके बाद जो है उसने रिक्शा वाले ने जो है उससे क्लेम करने की बात की कि मुझे मेरा जो है इतना भाड़ा बनता है, यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको छोड़ा है। तो लेडी ने मना कर दिया कि जी आपने तो मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं था कि मुझे इतनी कंपनसेशन देनी है। बट उसमें क्या है कि उसने जो काम किया था, रिक्शा वाले का काम ही है, उसने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना है, तो उसका वो ग्रेशियस एक्ट नहीं है। वो इसलिए नहीं कर रहा है, लोगों की सेवा करने के लिए नहीं कर रहा, वो इसलिए कर रहा है कि उसके बदले में कमाई कर सके। तो वो एक रीजनेबल अमाउंट जो है वो उस लेडी से भाड़े की, किराए की चार्ज कर सकता है। तो ये हो गया सूट ऑन क्वांटम मेरिट में। देन थर्ड इज इन केस ऑफ एक्ट प्रिवेंटिंग द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिवेंटिंग द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, की इन केस की एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से मना करती है, रोक देती है, तो उस केस में भी जिस पार्टी ने जितना काम किया है उसने काम के लिए वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में एक एग्जांपल बताया था कि 3 स्टोरी मंजिल के लिए, 3 स्टोरी बिल्डिंग के लिए, 3 स्टोरी घर बनाने के लिए ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, बट जैसे एक मंजिल पूरी हुई उसने जो है वो बी को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से मना कर दिया कि जी मुझे आगे नहीं बनाना है। तो बी ने जितनी एक मंजिल उसकी बनाई है, जो पार्ट परफॉर्मेंस उसने की है, उसके लिए वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि उसने जो उसको परफॉर्म करने से रोक दिया है, मना कर दिया है, तब भी उसको जो है वो राइट मिलता है कि जितना काम उसने कर दिया है उस काम के लिए वो कंपनसेशन ले सकता है। क्योंकि ए ने जो प्रॉमिस किया था कि 3 मंजिले का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, तो दूसरी पार्टी बी जो है 3 मंजिल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगी, 3 मंजिल बनाएगी, उसके बदले में कंपनसेशन ले लेगी। बट इन बिटवीन, बीच में ही जो है वो ए ने जो है उसको रोक दिया कि आपने जो है वो 1 मंजिल के बाद 2 मेरी और नहीं बनानी है, मुझे नहीं बनानी है, तो उसने उसको रोक दिया, जिसकी वजह से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसने उसको प्रॉमिस को पूरा करने से रोक दिया, मना कर दिया, तो वो अनुबंध का खंडन हो गया। तो जितना परफॉर्मेंस बी ने की थी, 1 मंजिल बनाई थी, तो उसके लिए वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। देन इन केस ऑफ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट की अगर इसको हम फाइल तभी कर सकते हैं या क्वांटम मेरिट के उस ऑप्शन को तभी यूज कर सकते हैं कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिविजिबल है। तो इन केस की वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिविजिबल है, यानी कि उसको हिस्सों में किया जा सकता है, टुकड़ों में बांटा जा सकता है। तो अगर वो टुकड़ों में बांटा जा सकता है और उस किसी एक पार्ट का किसी दूसरी पार्टी ने जो है वो इस्तेमाल किया है, तो उसके लिए जो है वो कंपनसेशन क्लेम की जा सकती है। फॉर एग्जांपल की जो है ए ने जो है वो कोई सामान जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेजा है, और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेजा है और रास्ते में कोई प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से जो है वो सामान कंप्लीट फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाया। तो जिस रास्ते में जहां तक उसने उस सामान को पहुंचा दिया है, तो उस डेस्टिनेशन तक का वो प्रोराटा बेसिस पर जो है वो फ्रेट क्लेम कर सकता है, किराया भाड़ा उससे ले सकता है। बट इन केस की वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिविजिबल तरह का हो, डिविजिबल हो, उसको हिस्सों में, टुकड़ों में बांटा जा सकता हो। और जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज इन केस ऑफ इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्म्ड कंप्लीटली बट बैडली। क्या है? इन केस ऑफ इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्म्ड कंप्लीटली बट बैडली, कि इनडिविजिबल है यानी कि उसको आप टुकड़ों में नहीं डिवाइड कर सकते, उसके पार्ट्स नहीं बनाए जा सकते। अब पार्ट्स में आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आपने हो सकता है कि जैसे वो मंजिल वाला केस था कि 3 मंजिल के लिए आपने अलग अलग बनाया होता है कि फर्स्ट के लिए इतना, सेकंड के लिए इतना, थर्ड के लिए इतना, तो फर्स्ट मंजिल के जो भी उसकी कंपनसेशन बनती थी वो ले सकता है। बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर जो है वो इनडिविजिबल नेचर के हैं, उसको आप टुकड़ों में, हिस्सों में नहीं डिवाइड कर सकते। तो और पार्टी ने अपने प्रॉमिस को तो पूरा कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया है पूरी तरह से कंप्लीटली, बट बैडली मतलब पूरा कर तो दिया है पर सही ढंग से नहीं किया। फॉर एग्जांपल कि ए ने जो है वो बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आपने मेरे लिए फ्लैट बनाना है, और लंपसम जो है मैं आपको जो है वो इस
फ्लैट को मान लो बनाने के लिए नहीं, हम कह लेते हैं कि डेकोरेट करने के लिए उसने उसको लमसम कि आपने मेरे इस फ्लैट को डेकोरेट करना है, और लमसम जो है वो इसके लिए आपको 20,000 रुपये दिए जाएंगे कि इसकी जो भी आप डेकोरेशन करेंगे उस डेकोरेशन के लिए आपको 20,000 रुपये दिए जाएंगे लमसम। अब उसने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया लमसम जो है वो 20,000 रुपये में डेकोरेशन का। अब जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसने डेकोरेशन कर दी, कंप्लीट कर दी, पूरी तरह से डेकोरेट कर दिया जो भी जहाँ जहाँ जैसे जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बट वो उसमें जो है वो कुछ कमियां रहेगी, कुछ खामियां रहेगी, जिसकी वजह से उतना गेटअप जो उसका आना चाहिए था, जैसे उसकी डेकोरेशन होनी चाहिए थी, या वो मटेरियल उसका इस्तेमाल नहीं किया गया या जो भी रहा, तो उसकी वजह से वो काम बहुत जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया था उस तरह से पूरा नहीं किया गया। पूरा तो किया गया बट सही ढंग से नहीं किया गया। बैडली का मतलब गलत तरीके से या बुरा कह लो उसको, तो उस तरह से उसको परफॉर्म किया गया, और जिसकी वजह से उसको मान लो फॉर एग्जांपल कि उसने 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उसको अल्टीमेटली उसके बाद फिर 3 या 4,000 रुपये जो है उसके ऊपर और खर्च करने पड़े ताकि जैसा उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वैसा उसको बनाया जा सके। तो उसको जो 3,000 रुपये और खर्च करने पड़े हैं, तो वो 3,000 रुपये जो है उसमें से रिकवर कर सकता है। एक्स जिसने जो है वो 20,000 रुपये का काम किया था, वो 20,000 रुपये का काम तो उसने पूरा कर दिया था बट काम सही ढंग से नहीं किया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो 20,000 रुपये में से क्लेम कर सकता है, बट उसमें से जैसे उसको 3,000 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े उस डेकोरेशन को करवाने के लिए, तो 20,000 में से 3,000 लेस करके 17,000 के लिए वो क्लेम फाइल कर सकता है कि इन केस ऑफ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड कंप्लीटली बट बैडली। तो ये ऑप्शंस हैं हमारे पास थे जब आपको जो है ऑप्शन रहता है सूट अपॉन क्वांटम मेरिट का। देन नेक्स्ट आता है क्लेम फॉर इंजंक्शन। क्लेम फॉर इंजंक्शन क्या है कि इंजंक्शन जो है निषेधाज्ञा जिसको हम बोलते हैं, तो निषेधाज्ञा जो है इट इज एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट की कोर्ट का ऑर्डर है। क्या है? कोर्ट ऑर्डर करती है रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट, कि एक पर्सन को जो है वो रिस्ट्रेन कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है कि वो पर्टिकुलर काम नहीं करेगा। वेयर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट डज समथिंग व्हिच ही प्रॉमिस्ड नॉट टू डू, द कोर्ट में इशू एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम डूइंग सो। तो इसमें क्या है कि एक पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, प्रॉमिस करती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, जैसे हमने पढ़ा था ना कि कंसिडरेशन के टाइम पे कि वो प्रॉमिस कर रहा है कि ऐसा करने के लिए या नहीं करने के लिए, या इन फ्यूचर वो ऐसा करेगा या ऐसा नहीं करेगा। तो यहाँ पर उसने प्रॉमिस किया कि वो ऐसा नहीं करेगा, कि प्रॉमिस टू नॉट टू डू थिंग्स, बट उसको प्रॉमिस को कहने के लिए कि उसने प्रॉमिस किया कि ऐसा नहीं करेगा, बट उसके बावजूद भी वो अगर वो उस काम को करता है तो कोर्ट एक ऐसा ऑर्डर उसको जारी कर सकती है जिसमें उसको उस काम को करने से मना किया जा सकता है। और जो ये ऑर्डर कोर्ट इशू कर रही है दैट इज नोन एज इंजंक्शन, उसको हम बोलते हैं निषेधाज्ञा, और वो निषेधाज्ञा कोर्ट इशू कर सकती है। तो इसमें जो है फॉर एग्जांपल कि ए ने जो है वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बी को कहा है कि आप मेरे थिएटर में गाएंगे और थिएटर में जो गाएंगे उसके बदले में मैं आपको जो है वो पर डे या पर इवनिंग जो है वो या मंथली बेसिस पर इतनी पेमेंट करूंगा, बट जब तक आप जो है वो मेरे लिए जो 3 महीने के लिए जो है आप जो है वो मेरे थिएटर में गाएंगे, बट उन 3 महीनों में जो है आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी दूसरे थिएटर में जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में आपस में हो गया, बट उसके बावजूद जो है वो बी ने जो है वो किसी थर्ड पार्टी के थिएटर में यानी कि सी के साथ जो है वो सी के थिएटर में गाना शुरू कर दिया। तो ए जिसने जो है वो बी को हायर किया था अपने थिएटर में गाने के लिए, वो उसके लिए इंजंक्शन जो है वो इशू करवा सकता है कोर्ट के थ्रू कि वो बी जो है वो सी के थिएटर में नहीं गाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले से आपस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जो है वो जब तक उसके साथ 3 महीने का जो भी उसके साथ एग्रीमेंट था तब तक वो किसी दूसरे थिएटर में नहीं गाएगा। तो उसके लिए जो है वो निषेध आ गया, उसको किसी थर्ड पार्टी के यानी कि सी के थिएटर में गाने से रोका जा सकता है। दैट इज इंजंक्शन, एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट, कि यानी कि एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप वो पर्टिकुलर काम करने से रोकते हैं, दैट इज नोन एज इंजंक्शन। और इंजंक्शन का मतलब होता है निषेधाज्ञा, और वो निषेधाज्ञा जो है वो कोर्ट अपना आदेश जारी करती है। एंड लास्ट जो ऑप्शन है हमारे पास दैट इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी जो है उसके ऊपर केस फाइल किया जा सकता है, बट ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस जो है वो तब फाइल किया जाता है कि जब हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मींस एक्चुअली कैरिंग आउट द कॉन्ट्रैक्ट एज एग्रीड। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का निर्दिष्ट निष्पादन का मतलब है कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था सिर्फ
वही जो है वो परफॉर्म किया जाए, उसके बदले में ना तो हमें जो है वो हमें को कॉन्ट्रैक्ट अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करने से कोई मुक्ति मिलने वाली है, ना कंपनसेशन से जो है हमें कोई सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है, या ना जो है वो निषेधाज्ञा से हमारे को कोई सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का पूरा हो सकता है। तो उस केस में हम जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जो है वहां पर केस फाइल कर सकते हैं। एन एग्रीड पार्टी में फाइल अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दैट इज फॉर अ डिक्री बाय द कोर्ट डायरेक्टिंग द डिफेंडेंट टू एक्चुअली परफॉर्म द प्रॉमिस दैट ही हैज मेड। तो जो उसने प्रॉमिस किया है उसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए कोर्ट से, डिक्री का मतलब है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो डिक्री का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो आप सिंपल वर्ड में उसको कोर्ट का ऑर्डर भी लिख सकते हैं कि उसमें जो है वो डिफेंडेंट को एग्रीड पार्टी जो है वो कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर दिलवा सकती है कि जिसमें उसको अपने प्रॉमिस को एक्चुअली परफॉर्म करना है। वेयर द लीगल रेमेडी इज inadequate or defective that the court issue a decree for specific performance, की इन केस की जो लीगल रेमेडी, जो उसको वैधानिक जो उपचार हम कह रहे थे कि ये उपचार अवेलेबल है कि रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, क्लेम फॉर डैमेजेस का, क्वांटम मेरिट का, तो ये जो उसको ऑप्शंस अवेलेबल थे ये उसको इनएडिक्वेट है या डिफेक्टिव है, तो उस केस में कोर्ट जो है वो एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए उसको ऑर्डर इशू कर सकती है कि जिस बात के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। और ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर कोर्ट करती है, ये नॉर्मली उन केसेस में किया जाता है जहां पर जो है वो मॉनेटरी कंपनसेशन जो है वो इनएडिक्वेट हो जाती है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे आर ऑफ पर्सनल नेचर की, वो पर्सनल नेचर के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जहां पर जो है वो इंजंक्शंस वगैरह से या फिर क्वांटम मेरिट वगैरह से जो है वो कंपनसेशन जो है हमारे जो है वो ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट का पूरा नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो किसी को कहा है कि जो है वो मेरी एक पेंटिंग ड्रॉ करनी है, तो वो पेंटिंग ड्रॉ करनी है तो उसके लिए आप जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पर्सनल टाइप का नेचर है, तो उसमें जो है वो जो कंपनसेशन अगर आपको मिलती है तो उससे आपका वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता है, तो उसके लिए आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल कर सकते हैं। इन केस मान लो जैसे आपके कोई एंसेस्टर्स की, या ये जो चीजें हैं ये उन केस में की जाती हैं यूज जब कोई यूनिक गुड्स, बिल्डिंग्स, लैंड, रेयर आर्टिकल्स, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उन केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल किया जा सकता है, क्योंकि इन चीज़ों के साथ कई बार लोगों की अपनी कुछ पर्सनल वैल्यूज़ जुड़ी होती हैं, फैमिली वैल्यूज़ जुड़ी होती हैं, फैमिली एसोसिएशन जुड़ी होती हैं, पर्सनल बिलोंगिंगनेस होती है उनकी, उसके साथ जुड़ाव होता है जिसकी वजह से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जरूरी बन जाती है। फॉर एग्जांपल कि आपका कोई एंसेस्टर्स का पुश्तैनी घर है, वो पुश्तैनी घर जो है वो अब किन्हीं कंडीशंस में आपने किसी को बेच दिया था या अब आपके पास नहीं है, तो अब आपके पास ऑप्शन है, आपने जो उसका मालिक है उस पुश्तैनी घर का, आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि इतने रुपए में मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ, उसने कहा ठीक है जी मैं इतने घर में मैं आपको ये घर बेच दूंगा, बट उस डेट ऑफ परफॉर्मेंस पे या जब वो ट्रांसफर की बात आई तो उसने जो है वो परफॉर्म करने से मना कर दिया। अब वो जो पुश्तैनी घर है उसके साथ आपकी फैमिली की, आपकी अपनी जो है वो फीलिंग्स या एसोसिएशन या उसके साथ कोई जुड़ाव, अटैचमेंट है, तो उस केस में कोर्ट जो है वो उसको ऑर्डर कर सकते हैं कि आपको ये प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफर करनी है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, या कोई नायाब वस्तु है, कोई रेयर आर्टिकल है, तो रेयर आर्टिकल के बदले में आपको अगर कोई कंपनसेशन मिल जाती है या कोई जो नुकसान के लिए भरपाई मिल जाती है, तो वो पैसे उस चीज को भरपाई नहीं कर सकते, तो उस केस में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की कोई मान लो बहुत ही रेयर टाइप की कोई वस्तु है, तो उस वस्तु के साथ आपकी कोई अटैचमेंट जुड़ी हुई है जिसकी वजह से आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आपको वो खरीदनी है, तो उसके बदले में अगर आपको कोई कंपनसेशन मिलती है, कोई नुकसान की भरपाई की जाती है, या उसके बदले में आपको पैसा दे दिया जाता है, या उसके बदले में कोई और दूसरी चीज देने के लिए ऑफर दिया जाता है, तो वो आपको उतना वो जो ऑब्जेक्टिव था वो आपका पूरा नहीं होता, और क्योंकि उसके साथ आपका कोई स्पेशल अटैचमेंट थी, तो उन केसेस में जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट ऑर्डर इशू कर सकती है, दैट इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो इस तरह से ये 4-5 ऑप्शंस जो है वो एग्रीड पार्टी के पास अवेलेबल रहते हैं, जिसमें पहला था रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर एक पार्टी अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रही है तो मैं भी अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करता हूं, सिंपल सी बात है कि उसने नहीं किया तो मैं भी नहीं कर रहा हूं, छोड़ देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हैं। सूट फॉर डैमेजेस, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सकते हैं, वो कौन कौन से डैमेजेस हैं उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। सूट अपॉन क्वांटम मेरिट की जो पार्ट परफॉर्मेंस है, उस पार्ट परफॉर्मेंस के लिए जो है आप क्लेम फाइल कर सकते हैं। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो अभी हम आपको बता रहे थे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, कि स्पेसिफिकली जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसी प्रॉमिस को पूरा करवाया जाए, तो वो नॉर्मली सभी कंडीशंस में नहीं होता है, बट जहां पर जो है वो नॉर्मल की मॉनेटरी कंपनसेशन जो है वो कम
सफिशिएंट नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, तो उन केसेस में ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोला जाता है कि जैसे कोई रेयर आर्टिकल्स हैं या लैंड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि उनके साथ लोगों की पर्सनल फीलिंग्स, बिलोंगिंगनेस जो है वो हो सकती है, अटैचमेंट्स हो सकती हैं, एसोसिएशंस हो सकती हैं। एंड लास्ट जो था आपका सूट फॉर एन इंजंक्शन, की निषेधाज्ञा के लिए जो है उसके ऊपर केस फाइल किया सकता है। तो ये कुछ रेमेडीज थी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। अनुबंध खंडन के जो उपचार हैं वो एग्रीड पार्टी को कौन कौन से अवेलेबल होते हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। ओके, थैंक यू।